नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL की, भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक YouTube चैनल है हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल, उनके एक विश्लेषण का हम जायजा ले रहे हैं। जी तो आज कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के आधार पर रिलायंस की जो बनावट है, अलग अलग कारोबार और उसकी माली हालत, निवेश का नजरिया, इन सब पहलुओं को समझें। बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्रोत कहता है कि रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि जैसे कंपनियों का एक साम्राज्य है। सही कहा। लगभग 16 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, भारत की नंबर 1 कंपनी है ना। हाँ वही तो। विश्लेषण भी इसी विशाल आकार और फैलाव पर जोर देता है ना। जी कंपनियों का सम्राट कहा गया है इसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कई अलग अलग बिजनेस का समूह है, मतलब सिर्फ एक चीज नहीं करती कंपनी। अच्छा, तो ये जो विश्लेषण है इसके मुताबिक मुख्य कारोबार कौन कौन से हैं और उनका कितना कितना हिस्सा है कमाई में? देखिए, इस वीडियो के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा तो O2C का है, ऑयल टू केमिकल। O2C मतलब कच्चा तेल और पेट्रोकेमिकल्स? हाँ वही। कुल कमाई का करीब 57% इसी से आता है। इसमें वो जामनगर वाली रिफाइनरी भी शामिल है। अरे हाँ, जामनगर, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से है। बिल्कुल, सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक। रोजाना करीब 1.4 मिलियन बैरल की क्षमता। बाप रे। पर हाँ, विश्लेषण ये भी कहता है कि जो नेट जीरो कार्बन वाले लक्ष्य हैं दुनिया भर में, हाँ, उसकी वजह से इस सेक्टर में थोड़ी चुनौतियां भी हैं। इसीलिए रिलायंस अब दूसरी तरफ देख रहा है। अच्छा, किस तरफ? जैसे AI, लिक्विड हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, इन नए क्षेत्रों में भारी निवेश कर रहा है। मतलब O2C पर निर्भरता शायद धीरे धीरे कम करने का प्लान है। लगता तो यही है। और रिटेल बिजनेस, उसका क्या जिक्र है विश्लेषण में? हाँ, रिलायंस रिटेल ये दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। कमाई का लगभग 23% और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से मतलब? विश्लेषण में तो दावा है कि 2022 में हर रोज औसतन 7 नए स्टोर खोले गए। हर रोज 7 नए स्टोर? गजब। हाँ, फिर तीसरा नंबर आता है डिजिटल सेवाओं का, मतलब जियो। हाँ। वो कमाई का करीब 11% है। इसमें सारे जियो प्लेटफॉर्म्स हैं, जियो टीवी, जियो सावन, जियो सिनेमा वगैरह। और फिर मीडिया बिजनेस भी है, नेटवर्क 18, वायाकॉम 18, मनी कंट्रोल, ये सब। अच्छा, मीडिया भी? हाँ, ये भी बढ़ रहा है। और वो जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाली डील की बात चल रही थी, हाँ सुना था। अगर वो हो जाती है तो स्रोत कहता है कि ये भारत का सबसे बड़ा मीडिया हाउस बन सकता है। वाह, मतलब कारोबार तो हर दिशा में फैला हुआ है। अच्छा, एक और बात जो स्रोत बताता है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। मालिक कौन है असल में रिलायंस का? हाँ, विश्लेषण के मुताबिक प्रमोटर यानी अंबानी परिवार के पास करीब 50.2% हिस्सेदारी है। आधा तो उन्हीं के पास है। हाँ लगभग। फिर आते हैं FIIs मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक, उनके पास करीब 21.3% है। ठीक है। और फिर DIIs मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक जैसे LIC, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इनके पास लगभग 18%। अच्छा, LIC का नाम लिया आपने। हाँ, और विश्लेषण में एक दिलचस्प बात ये भी है कि LIC या पेंशन फंड के जरिए शायद हम में से बहुत से लोग अनजाने में ही रिलायंस के हिस्सेदार हैं। अरे वाह, ये तो सोचा ही नहीं था। अच्छा, अब आते हैं कंपनी की माली हालत पर। फंडामेंटल्स क्या कहते हैं? स्रोत का विश्लेषण क्या बताता है इस बारे में? देखिए, यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। जैसा विश्लेषण में बताया गया, मार्केट कैप तो बहुत बड़ी है, जाहिर है। हाँ। लेकिन जब ये विश्लेषण हुआ तब शेयर की कीमत अपने साल के निचले स्तर के करीब थी, लगभग 2421 रुपए। PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वो करीब 24.3 था, जो ठीक है, पर इंडस्ट्री के औसत 20 से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन रिलायंस इतनी अलग अलग चीजें करता है तो इंडस्ट्री औसत से तुलना थोड़ी मुश्किल होगी ना? बिल्कुल, सीधी तुलना मुश्किल है। और विश्लेषण में कुछ चिंता वाली बातें भी हैं क्या? हाँ, कुछ चीजों पर ध्यान दिलाया गया है, जैसे डिविडेंड यील्ड काफी कम बताई गई है, करीब 0.41%। वो तो कम है। हाँ, और ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लगाए हुए पैसे पर कमाई, वो करीब 9.61% है। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी यानी शेयर होल्डर के पैसे पर रिटर्न, वो करीब 8.5% है। तो ये दोनों ही 15% के लेवल से काफी नीचे है, जो एक आदर्श माना जाता है। तो शायद ये कंपनी की मौजूदा पूंजी कुशलता पर एक सवाल हो सकता है, स्रोत के अनुसार। अच्छा। एक और बात, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब शेयर की अंदाजन असली कीमत, वो करीब 1523 रुपए बताई गई है, जो मौजूदा कीमत से काफी कम है। ओह। हाँ,
तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से ये शायद उतना आकर्षक न लगे। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी तो होंगी विश्लेषण में, कुछ पॉजिटिव्स। हाँ, बिल्कुल। एक अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स के कोई शेयर गिरवी नहीं है, 0 प्लेज्ड शेयर्स। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, और शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। इससे भविष्य में स्टॉक स्प्लिट की संभावना बनती है, खासकर अगर रिटेल या डिजिटल जैसे बिजनेस अलग से लिस्ट होते हैं तो। अच्छा, ये भी एक एंगल है। और हाल में जो शेयर गिरा उसका कारण पिछली तिमाही की नेगेटिव सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को बताया गया है, जिसका कनेक्शन भारत की इकोनॉमी से भी है, क्योंकि देश के एक्सपोर्ट में रिलायंस का करीब 7% योगदान है। तो आगे क्या होगा, ये अगली तिमाही के नतीजों पर निर्भर करेगा। हाँ, विश्लेषण तो यही कहता है। इस विश्लेषण में निवेश से जुड़ा एक सिद्धांत भी है, विलियम बर्नस्टीन का। हाँ, एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि निवेश बाजार को टाइम करने के बारे में नहीं है, बल्कि बाजार में समय बिताने के बारे में है। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट बट टाइम इन द मार्केट। बिल्कुल, यानी लंबे अवधि तक टिके रहना जरूरी है संपत्ति बनाने के लिए, जो रिलायंस जैसी बड़ी और बदलती कंपनी के लिए सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण रिलायंस को एक ऐसे बड़े समूह की तरह दिखाता है जो एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है, मतलब O2C से हटकर नए बिजनेस पर फोकस। सही कहा। संक्षेप में कहें तो रिलायंस एक विशाल विविध समूह है जो बदल रहा है। माली हालत में इस विश्लेषण के अनुसार कुछ मजबूत पक्ष हैं तो कुछ चिंता वाले आंकड़े भी, और बर्नस्टीन का कोट हमें लंबी अवधि के नजरिए की याद दिलाता है। और अंत में एक सवाल जो शायद इस विश्लेषण को सुनकर दिमाग में आता है कि रिलायंस जिस तरह नई टेक्नोलॉजी में जा रहा है, अपने कारोबार को फैला रहा है, उसे देखते हुए ये जो मौजूदा फाइनेंशियल चुनौतियां हैं और O2C से बदलाव का दौर है, इसके बीच वो कौन से संकेत होंगे जिनसे पता चले कि ये बदलाव सच में कंपनी के लिए वैसा ही मूल्य बना पाएगा जैसा पहले बना है। और यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है कि यह चर्चा सिर्फ जानकारी और शिक्षा के लिए है, इसे किसी भी तरह की वित्तीय सलाह न माना जाए। हाँ, बिल्कुल। सारी जानकारी प्रस्तुत स्रोत यानी हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के YouTube विश्लेषण पर आधारित है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। सोच समझकर निवेश करें।